अग्नि को साक्षी मानकर फेरे फिर सिंदूरदान की रस्म हुई। आखिर में माहिका के माँ और पापा और आशिमा आंटी ने मिलकर कन्यादान किया। इस तरह शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विदाई में माहिका के माँ और पापा रोए भी, पर वे लोग खुश भी उतने ही थे। आखिर उनकी बेटी इतने अच्छे घर जो जाने वाली थी। माहिका भी रो पड़ी थी ये सोचकर कि अब वो किसी की बेटी से पहले किसी की बीवी और बहू कहलाएगी। विदाई की रस्म भी खत्म हुई और माहिका की डोली अर्जुन, जतिन और राघव ने उठाई थी और वे लोग घर की ओर निकल गए थे। माहिका के माँ पापा वहां से दिल्ली के लिए निकल गए थे। घर जाकर माहिका का भव्य स्वागत हुआ था। अपने दाएं पैर से कलश गिराकर वो घर में प्रवेश करने को थी कि रस्म के मुताबिक कबीर ने उसे गोद में उठाया और दोनों ने साथ प्रवेश किया। फिर माहिका के पैरों को कंकु की थाल में रखकर उसके पैरों की छाप छपाई गई। फिर दूध की कटोरी में अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई जिसमें माहिका ही जीत गई। उसके बाद माहिका को कबीर के रूम में भेजा गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और महक रहा था। मोमबत्तियां भी जलाकर रखी हुई थी और सामने की दीवार पर कबीर और माहिका की तस्वीर लगाई गई थी। माहिका ने खुद की दिल की धड़कनें शांत की और वहीं बिस्तर पर बैठ गई और कबीर का इंतज़ार करने लगी। कबीर से कमरे में अंदर जाने के लिए यामिनी और सवरा ने अच्छा खासा नेग वसूल किया था। उसके बाद यामिनी पैसों को गिनती हुई जा रही थी कि किसी ने उसे एक कमरे में खींच लिया। वो अर्जुन था और अर्जुन ने उसे अपने कमरे में ही खींच लिया था। यामिनी को अंधेरे में अर्जुन दिखा नहीं, इसलिए वो घबरा तो गई थी, पर उसने हिम्मत कर उसके मुंह पर दबाए उसके हाथ को काट लिया और अर्जुन तुरंत हाथ हटाकर चिल्लाने लगा। फिर उसने कमरे की लाइट्स चालू की और बोला, मुझे यकीन ही था कि तू चुड़ैली है। इस बात की गवाही देने की ज़रूरत नहीं थी। यामिनी ने पहले तो अपने हाथ से पैसे अपने पॉकेट में रखे, फिर वहाँ रखे फ्रूट रैंक में से एप्पल उठा लिया और उसे चबाती हुई टेबल पर चढ़कर बैठ गई और बोली, अब आधी रात को कोई बिना दिमाग वाला भूत मुझे छेड़ेगा तो मैं काटूंगी ही ना। आरती थोड़ी करूंगी उसकी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत किया। फिर उसने टेबल के इर्द गिर्द हाथ रख दिए और यामिनी के चेहरे के ठीक सामने खुद का चेहरा लाकर बोला, वो सब छोड़, नाराज़ है। यामिनी ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी पकड़ अपनी ओर चेहरा किया और बोला, माफ़ कर दे, पर यार तेरे भाई के सामने कैसे खिलाता, वही कच्चा चबा जाता मुझे। वो सब मैं नहीं जानती। सब अपनी महबूबा को खिला रहे थे, देखा भी तुमने। सब एक दूसरे की आंखों में खोए खाना खा रहे थे और एक मैं हूँ। सॉरी ना यार, पर तू समझ तो सही, राघव भाई के सामने। हाँ तो भाई से मेरा हाथ मांग ले, फिर लीगली सबके सामने खाना खिलाना। यामिनी ने कहा, तेरे भाई से हाथ मांगने जाऊं? अरे जिंदा बचूंगा तब खिला पाऊंगा ना। अर्जुन ने रोनी सी शक्ल बनाकर फुसफुसाकर कहा। क्या कहा? यामिनी ने पूछा। यामिनी ने अपनी आंखों को छोटी कर उसे घूरा और टेबल से उतर गई और अर्जुन के हाथ के नीचे से होती हुई दूसरी तरफ जाकर बिस्तर पर बैठ गई। तुम पागल हो? कोई लड़की कैसे अपने भाई को बताएगी कि वो किसी गधे से प्यार करती है? तुम बोल दो ना कि तुम में हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं भैया, जब मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से करवा देंगे तब शादी में आकर किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, गाते रहना। यामिनी ने मुंह बिगाड़ लिया। यार ऐसा मत बोल, मैं तुम्हें किसी और की बीवी बनते नहीं देख सकता। हाँ, और ख़ुद का बना भी नहीं सकते तो काम करो, मार ही दो मुझे, यामिनी ने कहा। तो अर्जुन ने तुरंत उसके पास आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और सदर लहजे में बोला, आज के बाद ऐसा कुछ मत बोलना, तुम्हारे भाई से तो मैं बात करके ही रहूँगा। यामिनी ने सिर हाँ में हिला दिया। उसी वक्त दोनों को बाहर से राघव की आवाज़ आई, छुटकी कहाँ है तू? इधर ही रहने वाली है तो मैं चलता हूँ। यामिनी जल्दी से अर्जुन के कमरे के बाहर आ गई। राघव, तू इसके कमरे में क्या कर रही थी? यामिनी, भाई वो मैं वो कुछ सामान रखने आई थी। राघव, ठीक है, पर इस गधे से दूर ही रहना। इतना कहकर राघव चला गया। तभी अर्जुन उसके पास आया और बोला, क्या कह रहा था तुम्हारा भाई? यामिनी ने उसे गुस्से में घूरा और बोली, इंसानी गधे और कुत्तों से दूर रहने को बोला है, कहकर वो वहाँ से चली गई। पीछे अर्जुन ने मुंह बिगाड़ा और बोला, अब मैंने क्या किया? फिर वो भी सिर हिलाता चला गया। इधर कबीर कमरे में आया कि माहिका एकदम से उठ गई और घबराहट में उसके हाथ से टेबल पर रखा वास गिर गया। वो नीचे झुकने वाली थी उसे लेने के लिए कि कबीर ने उसे झुककर ले लिया और बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप नहीं चाहेंगी तब तक आपके करीब भी नहीं आऊँगा, पर फिलहाल आप जाकर इस जोड़े को निकालिए और फ्रेश हो जाइए।
माइका सिर हिलाती हुई बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो और कबीर सोने की तैयारी कर रहे थे कि कबीर सोफे पर जाकर सोने को हुआ कि माहिका ने उसे रोक कर कहा, आप बिस्तर पर ही सो जाइए, आप अब मेरे पति हैं, उतना हक तो है आपका। पक्का? दोनों साथ ही सो गए। आधी रात का वक्त था जब कबीर को अपने कंधे पर पानी महसूस हुआ। उसने देखा तो माहिका का सिर उसके कंधे पर था और वो नींद में ही रो रही थी। चादर पर उसकी मुठ्ठियां भी कस चुकी थी। कबीर समझ गया कि अब तक माहिका को नाइटमेयर्स आते हैं। उसने माहिका को उठाने की कोशिश की। कुछ मशक्क़त के बाद वो हड़बड़ाकर उठ गई। आप नींद में भी रोती हैं? माहिका ने नज़रें झुकाकर अपने आंसू साफ किए, फिर बोली, नहीं, वो तो बस मुझे झूठ पसंद नहीं। कबीर ने बेहद सीरियस भाव में कहा तो माहिका रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और सिसकियों के बीच बोली, नींद आती किसे है, मैं जगी हुई ही थी। दिन तो आप सबके प्यार की वजह से निकल जाता है, पर रात को आज भी डर लगता है। मैं जानती हूँ कि जैसे भी, लेकिन वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं, पर फिर भी कहीं से भी आ जाएंगे, ऐसा डर लगता है। और उनसे ज़्यादा तो अब उन लोगों की नज़रों से डर लगता है। सब अजीब निगाहों से घूरते हैं, किसी की नज़र में सहानुभूति तो किसी की नज़र में चिढ़। मुझे नहीं पसंद ये सहानुभूति और ना ही पसंद है वो चिड़ी हुई नज़रें। दिल छलनी हो जाता है मेरा। कबीर ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। वो शांत हुई तो कबीर ने उसे पानी पिलाया। फिर बोला, अपने अतीत से भागना किसी के बस में नहीं, लेकिन अब आप रातों में भी अकेली नहीं हैं। मैं हूँ आपके साथ। आपको दर्द बांटना हो तो मेरा दिल है, आपको रोना हो तो मेरा कंधा है, आपको गुस्सा निकालना है तो मेरा गाल है थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं। इन सब से पीछा छुड़ाना या भूल जाना कहने को जितना लगता है उतना आसान नहीं, पर कोशिशें जारी रखिएगा। माइका ने सिर हाँ में हिलाया और उसके सीने से किसी बच्ची की तरह चिपक कर सो गई। कबीर उसके सिर पर हाथ फेरता सो गया। अगले दिन शाम का वक्त था। आज उन दोनों का रिसेप्शन रखा गया था। उसके बाद कल सुबह दोनों को दिल्ली निकलना था, माहिका के घर पगफेरों की रस्म के लिए। फिर वहां से दोनों देहरादून में 2 दिन कबीर के घर रुककर वापस आने वाले थे। वैसे भी कुछ महीनों बाद तो माहिका के लिए ट्रैवलिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए देहरादून जाने का प्लान भी तभी बन गया था। हनीमून के लिए पूछा गया था, पर कबीर ने मना कर दिया था, यह कहकर कि माहिका ऐसी हालत में सबके बीच रहेगी तो बेहतर रहेगा। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए निकल गए थे। वहाँ पगफेरे की रस्म होने के बाद दोनों शाम को ही देहरादून को निकल गए थे। उनके साथ राधिका जी भी थी। 2 दिन देहरादून में कैसे बीत गए ये पता भी नहीं चला। राधिका जी बहुत प्यारी थी और उनका व्यक्तित्व भी तेज था। उनके साथ रहते माइका काफ़ी चीज़ें सीख रही थी। उसने तो रोटियां बनाना भी सीख लिया था, हालांकि रेक्टेंगल रोटियां कहना बेहतर रहेगा। आज दोनों वापिस मुंबई पहुंच गए थे। वहीं दूसरी ओर म्यूजिक एंड अस बैंड में एक मेल सिंगर की आवश्यकता थी। उनकी बैंड मुंबई में जाना माना था और कई सारे शो वे लोग करते थे। वे लोग अब नेशनल लेवल पर भी ट्राई करने वाले थे, पर उनके मेल सिंगर की अचानक से मौत होने से उन्होंने ऑडिशन रखा था जिसमें कबीर ने भी अपना लक आजमाना चाहा। परसों ऑडिशन होना था। शाम को कमरे में कबीर ऑडिशन के बारे में सोचता रहा कि माहिका उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने पास रखा मिठाई का डब्बा लिया और उसमें से मिठाई लेकर कबीर को खिलाई। किस खुशी में! जतिन भैया और सौरभ भाभी की भी शादी फिक्स हो चुकी है। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला है, उसी की खुशी में। पर आपको क्या हुआ? खुद भी मिठाई खाते हुए माहिका बोली, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि आपसे शादी तो कर ली, पर आपकी ओर आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठा नहीं पाया तो यूट्यूब से भी उतना अच्छा नहीं कमा पाता। जो भी शो किए हैं बस उसी पर गुजारा चले वैसा है। फिलहाल तो काफ़ी है, फुल ऐशो आराम कर सकते हैं, पर आगे बच्चे का भी तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए सोच रहा था कि इस बैंड में जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना सिंगिंग छोड़कर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर लूँगा। आप ना हद से ज़्यादा सोचते हैं। बैंड में आपको लीड मिले या ना मिले, आप सिंगिंग नहीं छोड़ेंगे। एक हार से डरकर अपना सपना छोड़ देने वालों में से तुरंत नहीं थे आप। और रही बात मेरी और बच्चे की, तो आप भूल गए हैं कि जॉब मेरे पास भी है। मैं तो बस आपका साथ पाकर खुश हूँ। पर उसने कहना शुरू ही किया था कि माहिका ने बीच में टोक कर कहा, कोई पर्यावरण नहीं समझे, तो कबीर ने मुस्कुराकर सिर ऊपर नीचे हिला दिया। रात के वक्त यामिनी अपने घर पर थी कि राघव उसके कमरे में चला आया। अरे भैया, आप आइए ना। वैसे दिल्ली में फिर से ज्वाइन कब कर रहे हो? यामिनी ने बिस्तर पर सब हटाकर उसके बैठने की जगह करते हुए कहा, परसों सुबह ड्यूटी पर वापस जा रहा हूँ। पहली बार इतनी लंबी छुट्टियाँ मिली हैं। वैसे तू तो भगाना ही चाह रही होगी ना मुझे, राघव ने बैठते हुए कहा तो यामिनी अपनी बत्ती सी चमकाकर सिर हाँ में हिला दिया।
बिल्कुल भैया, आप जाओगे तो फिर चॉकलेट्स, आइसक्रीम या कोई खाना वाना शेयर नहीं करना पड़ेगा मुझे किसी के साथ। इसलिए भगाना नहीं चाह रही तू? भगाना तो इसलिए चाह रही है ताकि मेरे पीठ पीछे अर्जुन से मिल सके। ये सुनकर यामिनी सकपका गई। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। सॉरी भैया, पर मैं सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ उससे। बहुत ही धीमी आवाज़ में यामिनी ने कहा। तो मैंने कब मना किया? पापा और मम्मा से बात कर चुका हूँ मैं। पापा ने कहा कि मुझे और तुझे लड़का सही लगता है, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। राघव ने कहा तो यामिनी की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, सच में? राघव ने सिर हिला दिया तो यामिनी चीखती हुई उसके गले लग गई और उसकी गोद में ही गिर गई। राघव ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, माना के दिमाग से कम अकल है थोड़ा और हर वक्त मस्ती करता है, पर मैंने उसे देखा और परखा है। जब दोस्ती ही बड़े सच्चे दिल से निभाता है तो तुझे तो पलकों पर बिठा कर रखेगा। और इंजीनियर है, मतलब कमाकर तुझे खिला पिला भी सकेगा। बस क्या चाहिए? और तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस थोड़े बदले लेना बाकी है। यामिनी ने उसे देखा, फिर नासमझी में बोली, बदला? राघव ने कहा, हम 2 से 3 दिन हो गए, पर बालों में से अभी भी वेनिला आइसक्रीम जो उसने रिसेप्शन वाले दिन गिराई थी ना, की खुशबू नहीं जाती है। और यामिनी ज़ोर से हंसने लगी। हंस मत। तो यामिनी चुप हुई, फिर डबल ज़ोरों से हंसने लगी। तू सुधरेगी नहीं नालायक कहीं की। पर यामिनी की हंसी रुकेगी तो सुनेगी ना वो। अच्छा सुन, उसे बताना मत कि तेरे घर पर बात हो चुकी है, उसे थोड़ा तंग करेंगे। फिर राघव ने यामिनी के कान में कुछ कहा और यामिनी एकदम से खुश होकर तैयार हो गई। फिर राघव चला गया और यामिनी ने अर्जुन को फ़ोन लगा दिया। इधर अर्जुन ने फ़ोन उठाया और बोला, याद में तड़प रही थी ना, इसलिए रात को फ़ोन किया। यामिनी ने सिर ना में हिलाकर कहा, चुप कर और ध्यान से सुन। भैया को हमारे बारे में सब पता चल गया है। क्या? अर्जुन नासमझी में बोला तो यामिनी ने गुस्से होकर कहा, यही कि तू गधा है। अर्जुन ने फिर से नासमझी में कहा, हैं? तो यामिनी ने सिर पीटते हुए कहा, मतलब तेरे और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में पता लग गया? अर्जुन एकदम से चीख पड़ा और बोला, मतलब आज मेरी आखिरी रात है इस दुनिया में? है भगवान, अभी तो माही के बच्चे को अपनी साइड करना भी बाकी है। यामिनी ने अपना गुस्सा दबाकर और दांत पीसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, भैया को तुझसे मिलना है तो तू बस कल शाम को 7 बजे पार्क में पहुंच जाइयो, वरना मैं कहीं और शादी कर लूँगी। बाय। यामिनी ने तो कॉल कट कर दिया, पर अर्जुन की चेन वेन सब उड़कर सूख गया। बेचारे का दिल तो इतने ज़ोरों से धड़क रहा था कि अभी उछलकर मुंह से बाहर आ जाता। वो भगवान की मूर्ति के पास गया और बोला, भगवान कल बचा लेना, वरना तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप का, माई का, कबीर भाई, जतिन भाई, आशिमा आंटी, यामिनी, सबका ध्यान रखना। फिर वो मुड़कर जाने को हुआ कि तुरंत वापस आया और बोला, और हाँ, माई के बच्चे से हमेशा यही बुलवाना कि अर्जुन चाचू बेस्टम बेस्ट थे। फिर वो हाथ जोड़ बिस्तर पर जाकर औंधे मुंह गिर गया और वैसे ही सो गया। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने ऑडिशन की तैयारियों में था और आंखें बंद किए गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। माइका पीछे बिस्तर पर बैठी उसे ही प्यार से देखे जा रही थी। आप मुझे से घूरती रहेंगी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, कबीर ने बिना आंखें खोले कहा। माइका ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या अब हम अपने पति को घूर भी नहीं सकते? कबीर सिर हिलाता हुआ आकर माइका के बगल में बैठ गया तो माइका ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। कबीर उसके बालों में हाथ फिराने लगा तो माइका ने धीरे से क्या, क्या सच में अब मैं इस सोसाइटी के लिए सही लड़की नहीं हूँ? मैं रोज़ रोज़ ये सब बातें बोलकर आपको तंग नहीं करना चाहती, पर मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कभी चरित्रहीन तो कभी अपवित्र। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सोसाइटी ऐसी ही है माही। किसी के मरने पर ये सिर्फ कैंडल मार्च करना जानती है, वरना असल में उस लड़की को मारने के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। क्यों कोई भी लड़की रेप को लेकर इतना डरती है और उसके बाद आत्महत्या करती है? क्योंकि इन्हीं समाज के लोगों की वजह से वो लोग उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं करते, बल्कि उसे और दुखी करना ही जानते हैं। लेकिन इससे हमें हार नहीं माननी। जिसे जो कहना है कहे। जब हम अपने कॉन्शियस से जानते हैं कि हम सही हैं तो बस। माइका ने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे सॉरी, मैं रोज़ यही बोलती हूँ तो इट्स ओके। मेरे लिए रोज़ तुम्हें समझाना आसान है, पर तुम्हारे लिए रोज़ कुछ ना कुछ सुनना आसान नहीं है। और वैसे भी मुझे मेरी माही नॉर्मल ही चाहिए, इसलिए तुम मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकती हो। माइका मुस्कुरा उठी, फिर बोली, वैसे आपने आज पहली बार मुझे माही कहा होगा ना, वरना हमेशा तो माही का। कबीर ने उसके बालों की लट पीछे करते हुए कहा, सिर्फ माही नहीं, मेरी माही। और दोनों ही मुस्कुरा पड़े। कुछ देर बाद माहिका ने कहा, मुझे ना जलेबी खानी है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, जलेबी अभी? रात के 10 बजे कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे खानी है। ठीक है, कहीं से मिलेगी तो लेकर आऊँगा, कहकर कबीर बाहर चल दिया। 2 घंटे बाद भी वो लौटा नहीं और उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा था।
तो माइका रो पड़ी कि तभी कबीर कमरे में आया। अरे क्या हुआ? माइका रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, सॉरी, इतनी रात को आपको बाहर भेज दिया। एक तो आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और आधी रात हो गई थी। पता है कितना डर गई थी मैं। अच्छा बाबा सॉरी, जलेबी ढूंढने में वक्त लग गया, सारी दुकानें बंद थी। ये तो मैं एक रेस्टोरेंट के शेफ़ के घर जाकर ले आया हूँ। चलो अब रोना बंद करो और जलेबी ठंडी हो उसके पहले खा लो। फिर दोनों ने आधी रात को जलेबी पार्टी की और बातें करते हुए सो गए। अगले दिन शाम के 6 बजे से ही अर्जुन पार्क में पहुंच गया था। उसको टेंशन बहुत हो रही थी और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। 1 घंटे ओवर थिंकिंग और नौटंकी में बिताकर 7 बजे यामिनी और राघव को उसने आते हुए देखा। राघव था तो नॉर्मल कपड़ों में आम इंसान की तरह, पर अर्जुन को तो वो कोई मिलिट्री ऑफिसर जिसके हाथों की गन उसकी ही तरफ पॉइंट हो वैसा लग रहा था। यामिनी ने उसे हाय कहा तो उसने भी हेलो में रिप्लाई दिया। अभी तो बेचारी की शक्ल बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देखकर मन ही मन राघव मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने राघव की तरफ देखकर सैल्यूट किया तो उसका पैर सीधा राघव के पैर पर पड़ा। अर्जुन ने शक पकाकर पैर हटाया और सॉरी की रट लगा दी। फिर राघव ने एकदम फॉर्मली कहा, तो कब से चल रहा है ये सब? उसने यामिनी और अर्जुन की ओर इशारा करके कहा। अर्जुन ने कहा, बस सर 10-15 दिन, नहीं मतलब साल, मेरा मतलब महीने नहीं हफ्ते। यामिनी ने उसकी बाजू पर हल्का सा मारा, फिर बोली, भैया स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, मतलब हम दोनों को खुद नहीं पता कि हम कब से डेट कर रहे हैं। राघव ने दोनों की तरफ नासमझी से देखा, फिर कहा, पता है अभी तो मुझे सिर्फ हॉलीडे मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि ये आधा पागल तू आधी पागल और बच्चे पूरे पागल। यामिनी ने राघव की तरफ आंखें छोटी कर गुस्से से देखा, फिर बोली, मतलब हम दोनों के बीच कभी प्रपोजल हुआ नहीं, हम पहले जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं, बस अब शादी करनी है। राघव ने अर्जुन की ओर देखा, फिर कहा, ठीक है तो तुम इसे अभी प्रपोज करो। क्या? दोनों साथ में चीख उठे, करो। तो अर्जुन यामिनी के सामने घुटने पर बैठ गया और बोला, प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राघव ने अपना सिर पीट लिया तो यामिनी ने बुरी सी शक्ल बना ली। तो अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मतलब यामी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी, यामी ने सिंपली कहा। तो अर्जुन खड़ा हो गया। राघव ने मन ही मन कहा, इन दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने अर्जुन से कहा, तुम कभी मेरी बहन का हाथ नहीं छोड़ोगे ना? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ज़िंदगी भर यामी का साथ दूंगा। यामिनी ने उसे घूर कर देखा तो उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा, मतलब मैं ज़िंदगी भर यामी का साथ दूंगा। राघव उसके नज़दीक आया, फिर अपने ट्रैक पैंट में से बंदूक निकाल कर बोला, और अगर कभी मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो? अर्जुन ने अपना थूक गटक कर जल्दी जल्दी से ना में हिलाया और बोला, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राघव ने वापस गन रख दी और बोला, गुड, तो अपनी फैमिली से बात कर लेना और जल्दी से मुझे बताना, दोनों परिवारों की मुलाकात फिक्स करवा देंगे, बिल्कुल। फिर राघव चला गया तो अर्जुन ने चैन की सांस ली। मुझे ना तुम्हारे साथ शादी करनी ही नहीं, फट्टू कहीं के। यामिनी ने मुंह बिचका कर कहा, सॉरी, पर तेरे भाई को देख कर ही। यामिनी ने सिर हिला दिया और बोली, छोड़ो, भैया के बारे में इतना मत सोचो, पता लगे शादी के बाद मुझे छोड़कर भैया के पास चले गए। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। और दोनों कुछ वक्त साथ गुजार अपने अपने रास्ते हो लिए। 2 दिन बाद आज कबीर का ऑडिशन था। वैसे तो वो वेल प्रिपेयर्ड था, पर उसे चिंता भी थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। वैसे तो वो कबीर डरा नहीं था, पर अब सवाल माहिका और आने वाले बेबी का था, इसलिए वो नर्वस फील कर रहा था। माइका ने उसके पास बैठकर कहा, आप ऐसे फिक्र करते रहोगे तो अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, और आप फिर सिलेक्ट नहीं हुए तो मैं खुद को दोषी समझूंगी कि मेरे बारे में सोचने की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि टेंशन फ्री होकर रिजल्ट की चिंता किए बगैर जाइए एंड गिव योर बेस्ट। कबीर भी मुस्कुराकर चला गया। ऑडिशन लंबा चला था। पूरे महाराष्ट्र से लोग आए थे अपना लक आजमाने। कुछ दूसरे स्टेट से भी थे। कबीर की बारी आने पर उसने बिना घबराए अपना बेस्ट दिया था। बैंड ने रिजल्ट 3 दिन बाद देने की अनाउंसमेंट की थी। म्यूजिक एंड अस बैंड से कुल 4 लोग थे। रिधिका मेन फीमेल सिंगर और गिटारिस्ट, स्वर्णा पियानिस्ट एंड सब वोकल, संकल्प कंपोजर, रुद्र सॉन्ग राइटर, रैपर एंड ड्रमर। पहले इनके बैंड में निहार भी हुआ करता था गिटारिस्ट और मेन मेल सिंगर के तौर पर, लेकिन उसकी डेथ के बाद ये ऑडिशन रखा गया था। कबीर को बस होप थी कि उस बैंड में मौका मिल जाए। 3 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे और लकीली कबीर सिलेक्ट हो चुका था। उसने बैंड ज्वाइन कर लिया था और उस रात सबने मिलकर खूब जमकर पार्टी की थी। कबीर की तो खुशी आसमान से भी ऊंची, हवा से भी ज़्यादा और सागर से भी गहरी थी। उसे खुश देखकर माइका भी बहुत खुश थी। राधिका जी को भी फ़ोन पर बताया तो वे भी बहुत खुश हो गई।
अगले दिन कबीर वहाँ उनके स्टूडियो में पहुँचा था तो रिधिका, स्वर्णा, संकल्प और रुद्र ने मिलकर उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। सबसे पहले संकल्प उसके पास आया और पूछा कि हमें तुम्हारी आवाज़ काफ़ी पसंद आई है, पर तुम्हें हमारे बैंड में जगह देने के लिए तुम्हें कुछ संतोषजनक जवाब देने होंगे। कबीर ने हौले से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। फिर सवर्णा ने सवाल पूछा, व्हाट इज़ म्यूज़िक फॉर यू? कबीर ने बेहद सरलता से कहा, म्यूज़िक इज़ द वर्ल्ड टू मी। जैसे एक कलाकार अपनी कला के बिना अधूरा गिनाता है, ठीक उसी प्रकार मैं म्यूज़िक के बगैर पूर्ण नहीं हूँ। फिर रुद्र ने कहा, गुड, नाउ टेल दैट हाउ मच डेडिकेशन डू यू हैव फॉर योर वर्क? कबीर ने यह जवाब भी सरलता से दिया कि डेडिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी वंस लाइफ। अगर कोई भी इंसान अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तो वो अपने काम को मजाक समझता है, और मेरा पैशन, मेरा जुनून है, कोई मजाक नहीं। ऐसे ही बिना घबराए कॉन्फिडेंट होकर कबीर ने बाकी के भी सवालों के जवाब दिए और उसके जवाबों से चारों काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और आखिर में कबीर को बैंड का हिस्सा बना लिया गया था। 2 महीने बाद पूरा हॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। चारों तरफ हल्की गुलाबी रोशनी और गुलाब के फूलों से सजी हुई टेबल। आज जतिन और सौरा की शादी थी और अर्जुन और यामिनी की ऑफिशियल सगाई। पहले सगाई निपटाई गई और फिर जतिन और सौरा की शादी हुई। सगाई के वक्त अर्जुन एकदम कॉन्फिडेंट था और उसने इस बार तो राघव के ऊपर भी कुछ नहीं गिराया था। राघव ने तो उसके पास आकर कहा भी था कि जीजा जी, आज मेरे ऊपर कुछ गिराने का या आपका मुझ पर गिरने का प्लान नहीं बना कर आए क्या? अर्जुन ने भी मजाक में कह दिया था कि अरे साले साहब, अब तो आपको पूरी ज़िंदगी गुलाम बनकर रहना है, इसलिए आज के दिन आपको बख्श दिया। और माहिका 3 महीने हो चुके थे इसलिए वो पहले से थोड़ी हेल्दी दिखती थी, पर आज बेचारी तंग आ गई थी। जब से आई थी तब से कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ खिलाए जा रहा था। पूरे फंक्शन की एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उसने 2-3 बार नहीं खाई होगी। बेचारी का मुंह भी चबा चबा कर दुख गया था, पर किसी को उस पर दया का एक भाव भी नहीं आया। अर्जुन ने तो केक कट कर सबसे पहले बड़ा वाला टुकड़ा उसके मुंह में ही ठूसा था। और ये देख यामिनी की बुआ ने ज़रूर बहुत कुछ सुना दिया था। अरे आपने कैसा लड़का पसंद कर लिया है, एक तो ऐसी बिना रंग ढंग वाली रेप विक्टिम के साथ दोस्ती थी वो तो मान लिया, पर ये तो उसके चक्कर में कहीं भविष्य में हमारी यामी बिटिया को छोड़कर चला गया तो कहीं रोते ही न रह जाए। मुझे तो ना लड़के को और ना ही लड़की के इरादे सही लग रहे हैं, दोनों दोस्त से बढ़कर। वैसे तो बुआ पर ध्यान कोई नहीं दे रहा था। यामिनी के माँ पापा को भी अर्जुन पसंद आया था और राघव की वजह से वे लोग एकदम निश्चिंत थे। इसलिए उन लोगों ने भी बुआ की बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया था। पर बुआ ही के चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मजबूरन राघव उनके पास आया और बोला, बुआ जी, मिष्टी तो रिक्शा वाले से प्रेम लीला रचाई मिठाई वाले के साथ भाग गई थी ना। वैसे सबूत सारे अब भी हैं मेरे पास, तो आप कहें तो सबका इधर मनोरंजन करवा दूं। फिर तो पूरे फंक्शन में बुआ के मुंह से एक लफ्ज़ न फूटा। सगाई के बाद अर्जुन और यामिनी का लड़ना चालू हो गया, पर इस बार टॉपिक थोड़ा अलग सा था। तुम चाची बनोगी माही के बच्चे की, अर्जुन ने कहा। ओ हेलो, मैं चाची नहीं, तुम मौसा बनोगे। यामिनी ने सामने पलटवार करते हुए, चाची मौसा, चाची मौसा। माइका अपना सिर पीट कर रह गई और कबीर तो कानों में रुई डाल वहाँ से चला ही गया। जतिन और सवरा की भी शादी हो चुकी थी और वो दोनों भी एक खूबसूरत से बंधन में आपस में जुड़ चुके थे। माइका के मूड स्विंग भी हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। आधी रात को कुछ ना कुछ चटपटा तो उसे चाहिए ही होता था, और एक पल में हंसेगी तो अगले ही पल रोने लगेगी। बिल्कुल बच्चों सा बर्ताव करने लगी थी। और कबीर और अर्जुन को तो अटेंशन उसे 24 घंटे चाहिए रहता। एक बार तो उसने बहुत जिद करके अर्जुन को उसके फ्रॉक पहनाए थे और शीला की जवानी वाले गाने पर डांस करवाया था। उसके लिए तो वो रोई भी थी, तब जाकर अर्जुन तैयार हुआ था। उस दिन का वीडियो तो सब जब भी पेट पकड़ कर हंसना हो तब देख लेते। 5 साल बाद पूरा हॉल लोगों की भीड़ से पूरा का पूरा ही भरा हुआ था। सब लोगों के हाथ में बैनर थे जिसमें सिर्फ म्यूजिक एंड अस के बैनर थे। अनाउंसमेंट के बाद पांचों बैंड मेंबर्स स्टेज पर आए और पूरे हॉल में तालियों और सीटियों की आवाज़ गूंजने लगी। सब उनके नाम के नारे भी लगाने लगे। कबीर और रिधिका ने अपना अपना माइक थाम लिया और सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए। जैसे ही उनका गाना शुरू हुआ सबके सब शांत हो गए। यू आर द लाइट ऑफ माई वर्ल्ड, यस यू आर माई वर्ल्ड गाना ख़त्म हुआ और फिर एक बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। सब सीटी मारने लगे और ज़ोरों से चिल्लाने लगे। पांचों सबका अभिवादन करके स्टेज से पीछे की तरफ चले गए। इंटरनेशनल फर्स्ट कॉन्सर्ट था हमारा,
फिर भी भीड़ काफ़ी थी, इंटरनेशनली भी काफ़ी फेमस हैं हम। रिधिका ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, ऑफ कोर्स यार, आखिर हमारे बैंड में द बेस्ट कबीर जो है, रुद्र ने हंसते हुए कहा। तो कबीर मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। पांचों फिलहाल अमेरिका में थे और कॉन्सर्ट करने के बाद बाहर निकले थे। वे लोग अपने होटल पहुंचे और जैसे ही कबीर अपने रूम में गया कि उसे एक वीडियो कॉल आया। उसने मुस्कुराकर कॉल उठाया तो उस तरफ से एक क्यूट सी आवाज़ आई, पापा आपने तो धमाल मचा दिया, स्टेज पूरा आग पर था, पर आई एम मिसिंग यू। थैंक यू एंड आई एम मिसिंग टू यू माय बच्चा, लेकिन कल तो मेरी फ़्लाइट है इंडिया की, तो हम लोग जल्द मिलेंगे। अच्छा वैसे मम्मा कहाँ हैं? आपको मम्मा के बगैर चैन नहीं है। अपनी क्यूट सी बेटी को छोड़कर आपको मम्मा की पड़ी है। वैसे मम्मा बेबी को सुला रही है, रुकिए फ़ोन देती हूँ, कहकर उस बच्ची ने फ़ोन माहिका को थमा दिया। ये लड़की पूरी पागल हो गई है, मैं कह रही हूँ कि इसे अर्जुन से कोसों दूर रखो यार। पूरा टीवी पकड़कर हिला रही थी जब आपका परफॉर्मेंस आ रहा था। टीवी फोड़ती वो तो अलग, पर अनु को भी उठा दिया। नालायक कहीं की, माइका ने फ़ोन में तरह तरह के मुंह बनाते हुए कहा। कबीर हंसने लगा। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, इसकी शैतानियाँ तो बस उसके अर्जुन चाचू ही जाने। फिर कुछ देर और बातें करके दोनों ने कॉल रख दिया। 2 दिन बाद कबीर इंडिया में अपने घर आ चुका था। उसके घर पर सब मौजूद थे क्योंकि ये उसका पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस था जो बहुत ही बेहतरीन रहा था। उसने जैसे ही घर में एक कदम रखा कि उसकी 5 साल की बेटी कृति दौड़ती हुई आई और पापा पापा चिल्लाती हुई कबीर की गोद में चढ़ गई। पीछे से माइका भी कृति ध्यान से गिर जाओगी करती हुई अपनी दूसरी 6 महीने की बेटी अनु को गोद में उठाती हुई आई। कबीर ने पहले जमकर कृति को प्यार किया, फिर माहिका के सिर को चूमकर अनु को अपनी गोद में उठा लिया। फिर राधिका जी से मिलने के बाद सबसे मिलकर बधाइयाँ लेने लगा। दूसरे बैंड मेंबर्स भी उसके साथ थे तो सब उन्हें भी बधाइयाँ देने लगे। सब अपनी अपनी लाइफ में एकदम सेट हो चुके थे। जतिन अपने घर राजस्थान में ही रहता था और वहाँ के प्रोफेशनल फोटोग्राफी एसोसिएशन का मैनेजर था। उसके साथ ही सौरा भी वहीं रहती थी और 2 अनाथालय चलाती थी। सौरा ने भी 3 साल पहले जुड़वाओ बच्चों को जन्म दिया था, गरिमा और गौतम। आशिमा आंटी अब भी अपने घर में रेंट पर लोगों को रखती थी और इन सब की तरक्की देखकर काफ़ी खुश भी थी। अर्जुन और यामिनी की भी 3 साल पहले शादी हो चुकी थी और यामिनी भी माँ बनने वाली थी। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। वहीं माइका और यामिनी अपना खुद का बड़ा नेशनल बुटीक चलाती थी। अर्जुन और यामिनी भी माहिका, कबीर और राधिका जी के साथ ही रहते थे। कबीर बैंड का परमानेंट मेंबर बन चुका था और अब उन पांचों का बैंड वर्ल्ड वाइड फेमस था। वे लोग मुंबई में ही सेटल हो चुके थे और अब राधिका जी भी उनके साथ रहती थी। कीर्ति कबीर का खून नहीं थी, पर अनु से भी ज़्यादा प्यार कबीर कीर्ति को करता था। कीर्ति दिखने में बिल्कुल माहिका की कॉपी थी, पर हरकतों से वो पूरी छोटी फीमेल अर्जुन थी। ड्रामेबाजी से बाज नहीं आती थी, कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल देती, पर उसकी कभी भी अर्जुन से बनी ही नहीं। और उससे पूछो कि वो सबसे ज़्यादा अर्जुन चाचू से प्यार करती है तो मना करके पापा ही कहती। इन सालों में बैंड के लोग भी इन सब से बहुत घुल मिल चुके थे। सब ने मिलकर कबीर और बैंड वालों को बधाइयाँ दी। फिर उन पांचों ने मिलकर केक काटा। कीर्ति अर्जुन के पास आई और बोली, काश कभी अर्जुन चाचू आप भी ऐसा कोई काम कर दो जिससे हमें आप पर गर्व हो। अर्जुन ने चिढ़कर कहा, चुप करेगी तू? बड़ी होकर तू करके दिखाइए कुछ बड़ा अपने माँ बाप की तरह। कीर्ति ने अपनी छोटी सी हथेली मुंह पर रख दी और हंस पड़ी। फिर बोली, बड़े होने तक इंतज़ार की हूँ, मैं तो अभी भी बड़े बड़े काम करती हूँ, आपकी तरह निकम्मी नहीं हूँ। तेरी तो, कहकर अर्जुन आगे बढ़ा कि अपनी छोटी सी जीभ निकाल कर कीर्ति से चिढ़ाती हुई भाग गई। अर्जुन माइका के पास आया और बोला, इस कीर्ति की बच्ची को तू कहाँ से उठा कर ले आई है यार? माइका ने उसके मुंह पर हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया और बोली, मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना अपना ये सड़ा हुआ मुंह उठाकर पहली फुर्सत में निकल ले। यामिनी वहीं सोफे पर बैठी खा रही थी। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए एकदम मोटी मोटी क्यूट सी लग रही थी। वो बोली, बिल्कुल, मेरे तो भाग फूट गए जो इस नालायक से शादी कर ली। शादी के दिन ही भाग जाना था मुझे तो। अर्जुन ने बेचारी सी शक्ल बनाई और वहाँ से जाने लगा कि उसका पैर टेबल से लगने से वो आगे राघव पर गिरने वाला था कि राघव साइड में हट गया। अर्जुन सीधा ज़मीन को प्यारा हो गया तो सब हंसने लगे। राघव ने कहा, अरे जीजा जी, इतना भी प्यारा मत बनाइए मुझे कि आपको हर वक्त मेरे पैरों में गिरना पड़ा। उसने खड़े होते हुए कहा, इस घर में किसी को कदर ही नहीं है मेरी। मैं क्यों फालतू में इधर अपनी बेइज्जती करने रुका रहूं? जा रहा हूं मैं। तब अचानक से अनु जोरों से रोने लगी। कुछ भी करने पर चुप नहीं हो रही थी तो अर्जुन ने आकर उसे गोद में उठाया तो एकदम से शांत हो गई
और अर्जुन का शर्ट मुट्ठी में कसकर पकड़कर दूसरे हाथ का अंगूठा मुंह में चूसने लगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, देखा, एक यही है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बाकी ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो माहिका ज़ोरों से हंसने लगी। सबने उसकी तरफ नासमझी से देखा तो उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अनु अर्जुन की गोद में ही सूसू करके आराम से सो रही थी। अर्जुन की पूरी शर्ट गंदी हो चुकी थी। ये तुझसे कितना प्यार करती है तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, तुझे अपना पर्सनल टॉयलेट ज़रूर मानती है। माहिका ने हंसते हुए कहा तो सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। अर्जुन ने मुंह बिगाड़ा और अनु को माहिका को सौंप दिया, फिर पैर पटकता हुआ कमरे में चला गया। रात को अनु और कीर्ति को सुलाने के बाद कबीर के पास आकर बैठी, जो खिड़की से बाहर चांद को देखने में व्यस्त था। क्या सोच रहे हो? माहिका उसके बगल में बैठकर बोली। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि कितने आगे आ गए हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, फिर भी आज भी सब एक साथ उतने ही प्यार से हैं जितने पहले। बिल्कुल, कहकर माहिका उसके कंधे पर सिर रख बैठी चांद को देखने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद बोली, वैसे एक सवाल था, पूछ लूँ? कबीर ने सिर हौले से हाँ में हिला दिया तो माहिका ने उसके बाजू के शर्ट के बटन के साथ खोलते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, फिर भी आपने आज तक मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठाई। कबीर ने बेहद सर्द लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर माहिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जवाब था, जब इश्क बेहिसाब हो तब वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं रहता, और मेरा इश्क भी बेहिसाब था और है, आपके जिस्म का मोहताज थोड़ा ही रहता।